आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास लैब 6 एंड 7 है, जिसमें आपको स्टोर प्रोसीजर्स एंड एसक्यूएल ट्रिगर्स कवर करना होगा। ठीक है। एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स और ट्रिगर्स का काफ़ी ज़्यादा काम होता है हमारे पास। लाइक अगर हम बात करते हैं अपने पास स्टोर प्रोसीजर्स की, तो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स इज अ कलेक्शन ऑफ एंड सेट of SQL statements and SQL commands logic which is compiled and stored in the database। जिस तरीके से आपके पास हम ये कह सकते हैं कि आप कोई फंक्शन बनाते हैं, या जिस तरह से आप कोई अपने पास मेथड्स बना रखे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास स्टोर प्रोसीजर्स बन रहे होते हैं। ठीक है। एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज available under programmability section. We can reuse to one store procedure wherever we required in its programming, because in store procedures we are writing, processing, inserting, update and delete। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा होता है जिस तरह से आप किसी फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, फंक्शन बना बना के। ठीक है। यहाँ पे भी आप उस तरीके से काम करेंगे। दो टाइप होती हैं हमारे पास प्रोसीजर्स की। ठीक है। सबसे पहली टाइप जो है प्रोसीजर की, वो है आपके पास यूज़र डिफाइन, और दूसरी है आपके पास सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है। यूज़र डिफाइन वो प्रोसीजर्स होंगे जो हम खुद बना रहे होते हैं आपके पास। ठीक है। जो मैं बनाऊंगी या हम अपने मर्जी से नेमिंग कन्वेंशंस को देखते हुए बना रहे होंगे। और जो सिस्टम प्रोसीजर्स होंगे डेफिनेटली वो आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, सर्वर को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूज़र डिफाइन की। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अपने पास सिस्टम डिफाइन की तरफ। अगर हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स की, तो इन प्रोग्रामिंग मोस्टली वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स। हम मोस्टली जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। वी आर क्रिएटिंग दिस स्टोर प्रोसीजर्स एंड रिसीविंग रिटर्न वैल्यू इन टेबुलर और स्केलर रिजल्ट। ठीक है। टैबुलर फॉर्मेट भी आ सकती हैं, स्केलर रिजल्ट भी हो सकती हैं। यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स कैन टेक इनपुट पैरामीटर। ठीक है। आप यहाँ पे इनपुट के पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं अपने पास, कोई पैरामीटर जो आप इसमें ऐड अपनी मर्जी से देना चाह रहे हों। साथ में एंड रिटर्न और आउटपुट पैरामीटर, यहाँ पे आउटपुट का पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हैं और इनपुट पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आउटपुट पैरामीटर ऐड करना या इनपुट पैरामीटर ऐड करने से क्या है, इसमें हम अभी जब एक चीज़ एपिसोड कर रहे होंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर इज अ मिक्सचर ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। ये मिक्सचर होता है आपके पास डीएमएल और डीडीएल दोनों का, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स जो है आपके पास, उनका मिक्सचर है ये। यूज़र डिफाइंड स्टोर जो भी होंगे हमारे पास इन फर्दर टू टाइप। ठीक है। यूज़र डिफाइंड में दो फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला आपके पास पी एस क्यू स्टोर प्रोसीजर है, दूसरा आपके पास सी एल आर है। ठीक है। अच्छा, अगर टी एस स्किल की आप बात करते हैं, तो नेम सब्जेक्ट ट्रांसलेट स्किल्स के अंदर आती है डेट रिसीव एंड रिटर्न पैरामीटर, जो आपके पास रिटर्न कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है आपके पास जो भी हम पैरामीटर एसक्यूएल के अंदर बना रहे होते हैं। प्रोसेस्ड इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट क्यूरी विथ पैरामीटर्स और विदाउट पैरामीटर्स। की ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पैरामीटर के साथ ही काम करें। अगर आप चाहते हैं विदाउट पैरामीटर बनाना, तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास जो सी एल आर होगा स्टोर प्रोसीजर, वो आपके पास कमांड लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसको हम कह रहे होते हैं सी एल आर नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सी एल आर की, तो बेस्ड सी एल आर बेस्ड स्टोर प्रोसीजर विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है। डॉट नेट के फ्रेमवर्क से आपके पास डायरेक्टली रिलेट कर रहा हो, जैसे आपके पास कोई भी डॉट नेट का प्लेटफॉर्म हो गया, एम हो गई, आपके पास इस तरह से CLR स्टोर प्रोसीजर कैन बी रिटन इन C# एंड VB.NET और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द डॉट नेट। ठीक है। जो डॉट नेट लैंग्वेज सपोर्ट होंगी उनको करी होती है माइक्रोसॉफ्ट का जो है डॉट नेट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है, जिसके अंदर आपके पास सारा डेटा जो है आपके पास यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न अंडर CLR लैंग्वेज, दैट्स वाई इट इज़ मैनेज कोड। यह खुद ब खुद कोड को मैनेज कर रहा होगा कि ये CLR लैंग्वेज के अंदर ही इसने अपना पूरा जो भी कंपाइलर है कोड की, जो इसके लैंग्वेज है, सेंटेक्स है, सब इसके अंदर ही मैंशन। इट्स गॉट
फुल सपोर्ट एंड पावर ऑफ डॉट नेट। ठीक है, डॉट नेट के उसको ही सपोर्टेबिलिटी रखता है और उसको ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, दोनों की बात करेंगे। दूसरा आपके पास स्टोर प्रोसीजर आ जाता है सिस्टम डिफाइन। ठीक है, आप सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर भी अपने पास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो स्टोर प्रोसीजर्स यूज्ड एंड रन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ एसक्यूएल सर्वर आर कॉल्ड स्टोर प्रोसीजर। सिस्टम स्टोर प्रोसीजर कहलाते हैं वो जो आपके पास सिस्टम की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए या फिर उनको देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए यूज़ होती हैं। काम स्टार्ट करते हैं करना और फिर देखते हैं कि आप किस तरीके से इन दोनों के ऊपर काम परफॉर्म करके अपनी एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपके पास है एक छोटी सी टेबल बना हुआ है यहाँ पे एम्प्लॉय का सैम्पल टेबल हमने बना दिया है, जिसके अंदर आपके पास आईडी, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट के कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें आपको यहाँ पे देख कर समझ में आ रहा होगा कि ये आपके पास एक चाइल्ड टेबल है, जिसके अंदर आपके पास डिपार्टमेंट की एक फील्ड ऐड है। इट मीन्स यू हैव टू मेक एन अदर टेबल एज वेल, जहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट का नेम हो एंड सो ऑन। ठीक है, देखते हैं ये आपके पास एक टेबल आ गया है जिसका आपने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ 5 to 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना। अब अगर इस टाइप का कोई प्रोसीजर मुझे बनाना है विदाउट पैरामीटर, ठीक है, पहले हम इसके की पैरामीटर के विदाउट पैरामीटर करते हैं, विद पैरामीटर करते हैं, विद रिटन टाइप करते हैं, सबकी एग्जाम्पल्स करते हैं जितनी भी अभी हमने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, पेपर में आपके पास आ सकता है कि आपके पास जो स्टोर प्रोसीजर बनाना है वो विद पैरामीटर बनाना है, विदाउट पैरामीटर बनाना है, या अगर कहा जाएगा इनपुट जो है वो या कोई वैल्यू जो है यूज़र से आए तो फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो सेंटेक्स समझते हैं। सेंटेक्स बहुत आसान है इसका। स्किल में अगर आपने कोई भी प्रोसीजर बनाना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट प्रॉक लिख लें या फिर पूरा लिख लें प्रोसीजर्स, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाफ भी लिखते हैं तब भी आपका कमांड रन करेगी, अगर आपने पूरा लिखा है प्रोसीजर तो भी आपकी कमांड रन करेगी। SP_name लिखना है। SP_name का मतलब क्या, स्टोर प्रोसीजर नेम। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स का चक्कर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसकी जगह SP_name की जगह यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आपका जो भी प्रोसीजर का नाम होगा जो आप रखना चाहते हैं वो इजीली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जगह पे उसके बाद कोई कीवर्ड यूज़ करना होगा यहाँ पे एस का। ठीक है, क्रिएट प्रॉक लिखना है या प्रोसीजर जो आपको दिल करे, जो आपको इजी लगे आप वो लिखें। एज लिखना है, यहाँ पे कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते थे, हम बस टेबल क्रिएट करते वक्त राउंड ब्रैकेट्स आ रहे होते थे, तो आप राउंड ब्रैकेट्स लगा के अपने पास क्रिएट कर लें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास कोई टेबल के अंदर ब्रैकेट्स नहीं है और बगैर ब्रैकेट्स के पास काम स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट से आप यहाँ पे बिगिन लिखेंगे और यहाँ पे एंड लिखेंगे, और बीच का जो पार्ट होगा आपका वो कोडिंग एरिया होगा, या यहाँ पे कोड करना है पूरा QD1 QD2 या जो भी आपके पास काम करना है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये छोटा सा सेंटेक्स है आपके पास जिसके अंदर आपके पास विदाउट यूजिंग एनी प्रॉब्लम या विदाउट यूजिंग एनी पैरामीटर आप काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा सेंटेक्स है। अब इस सेंटेक्स के नीचे ही आपके पास एक एग्जाम्पल क्रिएट हुई हुई है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक आपने क्रिएट प्रोसीजर SP गेट एम्प्लॉय नेम एंड जेंडर, ये इतना बड़ा सा एक नाम रख दिया है, आपकी मर्जी है आप शॉर्ट रखना चाहें शॉर्ट भी रखें, विदाउट स्पेस लिखिएगा इसलिए आप अंडरस्कोर लगाते हैं फॉर दिस स्पेसिंग ताकि रीडेबिलिटी रहे। एज बिगिन लिखा, सिलेक्ट नेम कॉमा जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, आपको नेम और जेंडर जो भी अपने एम्प्लॉय को देना है वो आप दे सकते हैं, और एंड, दैट्स इट। ठीक है, तो जब मैं इसको पूरा चलाऊंगी तो अब मुझे बार बार ना ये कमांड जो लिखी है सिलेक्ट नेम कॉमा जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इस तरह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब इस प्रोसीजर रन करना होता है तो आप खाली क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट, और जो भी प्रोसीजर का आपका नाम रखा हुआ है सिर्फ वो नाम आप कॉल कर देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है आप पूरा एग्जीक्यूट लिखें या EXEC शॉर्टकट लिखें। ठीक है, जो फिजिबल हो आप उस तरीके से लिख के इसको रन करें, एंड देन आपके पास यहाँ पे आउटपुट में इस तरह से नेम एंड जेंडर विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आती है यहाँ तक। इसको पहले मैं परफॉर्म कराऊंगी, ठीक है, और फिर आप लोग इसको अपने पास परफॉर्म करिएगा। इन केस अगर कोई एरर आता है आप लोगों को तो आप लोग स्क्रीन शेयर करके मुझे साथ में दिखा भी दें ताकि मैं साथ साथ एरर भी रिजॉल्व करवाऊँ। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो।
इसके सिंटेक्स देख लीजिए पहले आप लोग, फिर मैं उसके बाद बस एसक्यू खोल लेती हूँ एंड देन फिर हम आपके पास काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल की स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। यहाँ से अपने पास हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने एसक्यूएल को कनेक्ट कर लें सबसे पहले। यहाँ तक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक न्यू क्यूरी बनानी है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम काफ़ी सारे टेबल्स आपके पास क्रिएट किए थे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हम उन्हीं को यूज़ कर लेंगे, हम कोई नया नहीं बना रहे। यहाँ से हम आते हैं और सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। करेंगे क्या, देख लेंगे कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, ठीक। उस हिसाब से हम अपने लिए एक सिनेरियो बना लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, इसमें कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉयज़ में, है आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और दिस, ठीक है। क्या इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं दूसरा कोई टेबल लिख लूँगी जिसमें डेटा पड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर डेटा नहीं हो तो डेफिनेटली आपके पास यूजलेस हो जाएगा कमांड को करने से, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, एम्प्टी टेबल है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टेबल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, जिस टेबल में डेटा हो हम उस पर क्यूरी लगाएंगे, अलग से टेबल बना के काम करने की ज़रूरत नहीं है आज, ठीक है। that's it। ये दो है रिकॉर्ड इसके अंदर रखे हुए हमारे पास ई एम पी वाले टेबल के अंदर, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे भी है जिसका नाम ई एम पी एस है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, देख लें इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड है, हम ई एम पी एस वाले को यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एज। मैं फर्स्ट नेम और एज लिखना चाहती हूँ सारे जो भी चीज़ें हैं उन सब पे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने एक कमांड बनानी है, मैंने लिखा क्रिएट प्रॉप, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। क्रिएट प्रोसीजर लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीजर बनाना है। अच्छा, प्रोसीजर बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ प्रोसीजर का नाम लिख दें, ठीक है। मैंने लिख दिया SP_SEL, सेलेक्ट की मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैंने SEL लिख दिया, मतलब सेलेक्ट के लिए आप फैच लिख सकते हैं, आप ट्रेवर्स लिख सकते हैं, जो आपको फिजिबल लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने एज का कीवर्ड लगाया, बिगिन, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। अच्छा, कॉलम नेम हम देख लेंगे कौन कौन से कॉलम नेम है, मुझे याद नहीं है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा एज फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, EMPS, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे लाइन पे एंड, ठीक है, एंड। ये मेरे पास एक कमांड बन गया। अच्छा, जिस तरह से आपने टेबल के लिए रूल था कि आप एक बार टेबल बनाने के बाद उसके अंदर चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते, सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि आप अगर एक बार टेबल क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद उसमें चेंजेस अप्लाई या प्रोसीजर क्रिएट कर देंगे तो प्रोसीजर को दोबारा चेंज या अमेंडमेंट करना अलाउ नहीं है। देन यू हैव टू मेक अनदर प्रोसीजर और यू हैव टू मेक ऑल्टर, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले तो उसको चलाते हैं, सेव करते हैं, जिस तरह टेबल को कमांड को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर रन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी काम करना होगा, पहले उसको सेलेक्ट करना होगा और फिर उसको रन करना होगा और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस कमांड को पूरा सिलेक्ट कर लें स्टार्टिंग टू दी एंड, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड सक्सेसफुली। अच्छा, हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है प्रोग्रामेबिलिटी का यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है, ठीक है। ये रहा, इसके अंदर आपके पास प्रोसीजर्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोग्रामेबिलिटी का अगर फोल्डर ओपन करेंगे, लेकिन शो प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, फंक्शंस सब यहाँ पे। अगर हम फंक्शंस खोलते हैं तो आपके पास बिल्ट इन जो फंक्शंस के होंगे, टेबल हैं, स्केलर फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वो सब आपको इसके अंदर स्टोर हुए हुए बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आते हैं। मुझे अभी स्टोर प्रोसीजर बनाना था, मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया था एक अपना, ये देखें DB, ये आ गया SP_SPEL। अब
मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है, प्रोसीजर चला के देखना है कि क्या इसका रिजल्ट बनता है, क्या आउटपुट आता है, आपने खाली लिखना है एग्जीक्यूट, ठीक है, और अपने पास प्रोसीजर का नाम लिख दें SP_SP, ठीक है, दिस इज माय प्रोसीजर, दैट्स इट। मुझे अब पूरी कमांड लिखने की नीड नहीं है, मैं अब पूरी कमांड यहाँ पे लिख के रन नहीं करूँगी, ठीक है। ये प्रोग्रामेबिलिटी के फोल्डर में। अच्छा, ये किस काम आता है, देखें आपके पास जब मुझे बहुत मल्टी लाइन्स ऑफ क्यूरीज हों और मल्टी लाइन ऑफ क्यूरीज बार बार लिखनी पड़ रही हूँ और मुझे उन क्यूरीज को बार बार नहीं लिखना हो, तो मैं जस्ट डायरेक्टली अपने पास एसक्यूएल के अंदर या तो प्रोसीजर्स बना लेती हूँ या फिर व्यू बना लेती हूँ, ठीक है। अभी अपने व्यूज़ नहीं पढ़ते, हम व्यूज़ की बात नहीं करेंगे। तो मैं एक फंक्शन जिस तरह से आप लोग C# के अंदर ऐड का, सम का या डिलीट सॉरी डिवीजन का फंक्शन बना देते थे, और जहाँ जहाँ सम करना होता था आप उस फंक्शन में कॉल कर रहे होते थे। सेम एज इट इज़, जहाँ जहाँ मुझे अपने पास फर्स्ट नेम और एज देखनी होगी एम्प्लॉयज़ की, मैं वहाँ वहाँ अपने पास इस कमांड को सिर्फ चलाऊँगी, और मैं ये अब पूरी क्यूरी नहीं लिखूँगी इस तरह से, मैं सिर्फ ये लाइन लिखूँगी, एग्जीक्यूट SP_SELECT, ठीक है। तो आपके पास ये जो नाम है, इससे पूरा आपके पास जो रिकॉर्ड है सेम एज इट इज़ वही उठ के आ जाएगा, डेटाबेस में रखा होता है जो आपने यहाँ पे देखा था अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सारा डेटा जो है वो आप फैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो बार बार आपको एक ही लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इस लाइन से ये काम करती तो भी मेरे पास आउटपुट सेम ही आना था, कोई डिफरेंट आउटपुट नहीं आना था। बट फ़ायदा क्या है, अब मुझे इतनी लंबी लाइन बार बार लिखनी नहीं पड़ रही, मैं सिर्फ 2 वर्ड्स लिखती हूँ और मेरा काम हो जाता है। सो दैट विल बी मोर एफिशिएंट, और ये आपके पास हमेशा स्टोर रहेगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूँगी तो कमांड भी सेव हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास जो क्यूरी है आपने एग्जीक्यूट कर लिया है तो वो तो खैर सेफ रहेगा ही रहेगा। 6 और 7 अच्छा मेरा, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा एक प्रोसीजर बनाने के तरीके। अब प्रोसीजर की भी आपके पास कुछ कैटेगरीज थी, लाइक आपके पास विदाउट पैरामीटर से, अभी कोई पैरामीटर नहीं आया इसके आगे, वरना हम पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं यहाँ पे, अभी हम विदाउट पैरामीटर कर रहे हैं। इसी तरह विद पैरामीटर भी हो सकता है, विद रिटर्न टाइप भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल जैसे आपने फंक्शंस पढ़े होंगे ना C# के अंदर, ये बिल्कुल उसी तरीके से है SQL के अंदर, कि आप उसमें चाहें तो अपने पास पैरामीटर्स दें, आप चाहें तो पैरामीटर्स ना दें, आप रिटर्न टाइप वाले बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे रिटर्न पैरामीटर होता है, और इसी तरह अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्जी से नो पैरामीटर वाले चाबी हमने बनाया विदाउट एनी पैरामीटर, मैंने खाली दोनों चीज़ों को फैच करके देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट क्लास हमने ज्वाइंट्स पढ़े थे, ज्वाइंट्स की क्यूरीज बहुत लेंदी थी, हम चाहें तो आपके पास ज्वाइंट्स की क्यूरीज को भी प्रोसीजर से बना के सेव कर लें, और जब जब मुझे उन ज्वाइंट क्यूरीज को रन करना हो तो बार बार ज्वाइंट की क्यूरी को ना रन करूँ, मैं डायरेक्टली खाली ये एग्जीक्यूट कर दूँ एक दफ़ा बना के, एंड देन दैट्स इट। बार बार आपके पास खुद ही प्रोसीजर चलता रहेगा और रन भी होता रहेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टोर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आपके पास मेथड्स की तरह ही हैं जो आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। वापस आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अभी आपने देखा था कि एक आपने विदाउट पैरामीटर किया है, अब स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर है, ठीक है, कि आप विद पैरामीटर किस तरीके से प्रोसीजर बना सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स अगर डिफाइन करना हो तो कहाँ पे डिफाइन होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पैरामीटर्स डिफाइन की बात करते हैं या पैरामीटर असाइन करने की बात करते हैं तो कहाँ पे देना होगा, किस तरीके से देना होगा, वो देखना है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि इसी वीक मैं आप लोग को असाइनमेंट 1 भी अलॉट कर दूँ, ठीक है, या फिर इसी वीक के एंड में आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 भी आ जाए, ताकि आपको मैं 1 वीक दूंगी एटलीस्ट, ताकि आप उसमें करके आराम से सबमिट कर दें, ठीक है। जितना जल्दी आप असाइनमेंट लेंगे उतना ही जल्दी ज़्यादा आपके पास टाइम होगा उसको करने का, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपके पास असाइनमेंट 1 जो है इसी वीक या फिर इस वीक के एंड तक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और आपकी जो अभी कमिंग क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे की, वो ऑन कैंपस होगी, तो आपने वहाँ पे आके लेनी होगी सबमिट क्लासेस, ठीक है।
अच्छा जी, स्टोर प्रोसीजर जो आपके पास हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स पास करने हैं आपको, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर आपने वैसे ही डिफाइन करना है। यहाँ पे हम बनाएंगे अपने वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स डिफाइन करने का मकसद क्या है कि मैं यहाँ पे अपने पास पैरामीटर्स डिफाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है, कि अगर मुझे पैरामीटर्स देने हैं दिस टाइप ऑफ दिस वन, ये आपके पास अगर आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए इट मीन्स यू आर टेकिंग पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आपने एज, बिगिन, कोड एरिया और एंड। ठीक है, अजान हो रही है, वेट करें। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर बस हम बात कर रहे थे पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स डिफाइन करना है और उनके आगे में डेटा टाइप, यानी कि आप आईडी या इंट है, वार्चर नेम आप ले रहे होते हैं, इसी तरीके से आप डिफाइन कर दें। डिफाइन करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या काम हो रहा है ये देख लें। कोड इस तरीके से चल रहा है कि सर अपने पास कोड को पूरा एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उसमें कोई इशू आपका नहीं है। एग्जाम्पल देखने, क्रिएट प्रोसीजर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। यहाँ पे आपके पास ना आपने स्पेसिफिकली एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फैच करना है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का। तो मैंने एक पैरामीटर बना दिया। देखें, ये जो हम बात कर रहे थे ना आपके पास यहाँ पे वेरिएबल और टाइप की, तो ये देखें एट द रेट करके एक वेरिएबल, एट द रेट करके ही बनेगा वेरिएबल। अगर एट द रेट का साइन आप नहीं लगाते तो ये एक एरर क्रिएट कर देगा यहाँ पे, क्योंकि एट द रेट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अगर ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे तो डबल एट द रेट के साथ बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर लोकल वेरिएबल्स हैं तो आपके पास सिंगल एट द रेट के साथ बनते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशन होती है आपके पास दोनों चीज़ों की कि यहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह अब आपने करना क्या है इसके अंदर भी, ग्लोबल मीन्स के जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर बने हुए हों रफ़े, वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप अपने मैं यूज़ करके भी दिखा दूंगी एक दो ग्लोबल वेरिएबल्स जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में यूज़र डिफाइन बने हुए होंगे। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं, जो एसक्यूएल के सिस्टम में आएंगे, एसक्यूएल के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो पहले से ही उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। और अगर हम लोकल इनके अपने खुद के डिज़ाइन करना चाहते हैं ना, वो लोकल में काउंट होते हैं, तो वो वेरिएबल्स जो कहलाते हैं आपके पास सिंगल एट द रेट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास उन्होंने ऑटोमेटिकली एक सब्स्टिट्यूट और एक इंडिकेशन दी हुई है दोनों जगहों से, कि आपको पता चलता रहे कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम अपना इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास एज करके आपने बिगिन करना है और अपने पास कमांड लगा दी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वेयर आईडी, आईडी इज माई कॉलम नेम। ठीक है, आईडी आपने एज इट इज लिखना है, जिस तरह से अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम के अंदर इक्वल टू एट द रेट आई डी। इस एट द रेट आई डी को जो वैल्यू पास करेंगे वो हम तब करेंगे जब आपके पास एग्जीक्यूट हो रही होगी क्यूरी तब। ठीक है, नीचे आऊंगी, एग्जीक्यूट लिखेंगे, जो भी प्रोसीजर बनाया उसका नाम लिखें और डायरेक्टली साथ में उसके आईडी पास कर दें। ठीक है, जो भी आपने आईडी करनी, एग्जीक्यूट एसपी एम्प्लॉय, ठीक है, गेट एम्प्लॉय थ्री। ठीक है, तो आप जैसे ही एग्जीक्यूट गेट एम्प्लॉय थ्री करते हैं तो आपके पास आईडी नंबर थ्री का जो भी डेटा आएगा वो उठ के शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैं रन कर रही हूँ। ठीक है, पहले इसमें देख लें आप, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले इसी इसी का हम काम करते हैं, इसी के अंदर ही नीचे आते हैं इसी के, और मैंने एक और प्रोसीजर बनाया, क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है, और मैंने कह दिया गेट एम्प्लॉय। ठीक है, और नीचे आते हैं, एज लिखना आपने है, बिगिन लिखा आपने और एंड लिखा। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया इसका। अगर आपके पास इस लाइन पे एरर आ रहा है तो आपने सिंपल एक क्या करना, देखिए ये कहता है मुझे कि मस्ट बी द ओनली स्टेटमेंट इन दी बैच। अगर हम बैच में काम नहीं करते, बैच नहीं बनाना, तब भी कोड चल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस एरर को रिजॉल्व करना, ये एरर नहीं होता एक तरह से, इसको आप खाली गो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, गो का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक पूरा बैच बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप नीचे भी गो लगा दें। ठीक है, तो गो आपके पास इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके पास ये पूरा बैच है। यहाँ पे जो एरर है वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी बिगिन करने कोई कमांड लिखी नहीं है। इस बात को मुझे एक वेरिएबल बनाना था आईडी का, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है एट द रेट आईडी और इसको वेरिएबल को बता दिया है इंटीजर टाइप का ये होगा। यहाँ पे आते हैं और मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम
एम्प्लॉयज, ठीक है, EMPS था। चेक कर लेते हैं टेबल का नाम ऊपर से। हाँ, वेयर ID इज इक्वल टू @ ठीक है, और यहाँ पे @ करके आपने अपना जो पैरामीटर है उसको कॉल कर देना है @ID एंड दैट्स इट। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डबल @ वाले भी, ठीक है, डबल @ वाले बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम के अंदर बने हुए होते हैं पहले से, और जो सिंगल @ है वो हम बना रहे होते हैं। आइकन्स का फर्क नजर आ रहा होगा आप लोगों को साफ। ये बना लिया। यहाँ पे गो हटाना है, हटा दें। एंड लिखना पहले ज़रूरी था, एंड के बाद आप चाहें तो यहाँ पे नीचे गो लगा के पूरा एक कंप्लीट बैच इस तरह से बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके इसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले चला लेते हैं, सेलेक्ट कर लें, और मेरी कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं रिफ्रेश कर सकती हूँ, यहाँ से चेक कर लें, स्टोर प्रोसीजर पे जाएं, ठीक है, 2 प्रोसीजर्स बन चुके हैं यहाँ पे, गेट एम्प्लॉय एंड दिस वन। पैरामीटर वाले को रन करने का तरीका क्या होगा, आपने क्या लिखना है, खाली एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करके आप लिखना है सिंपल गेट एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हर 2। लेट सपोज ऐसे ही मैंने 2 पास कर दिया है, क्या आउटपुट में बनता है, कुछ आता भी कि नहीं आता। यहाँ पे आपके पास ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड दिस ID 2 मैं लिखा, कोई भी चीज़ नहीं आई। क्या आपको बता सकता है, क्या मुझे पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा, ID इज इक्वल टू 2, और अब देखें एरर आ जाएगा, इट मीन्स दैट यू डोंट नीड टू राइट दिस। अच्छा, ID 2 अगर इस तरह से लिखा जाए तो एग्जीक्यूट, ठीक है, इस पर रखेंगे तो खुद ही बता देगा आपको कि आपने करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बोल रहा होगा, आप चाहें तो ये वाला जो आपके पास पैरामीटर है, इस पैरामीटर को भी आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। डायरेक्ट रन करने का मकसद क्या है कि मैं पैरामीटर का नाम लिख दूं @ID, और फिर उसके बाद इक्वल टू वैल्यू भी पास कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से @ID इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटीजर टाइप था। क्या इस टेबल में डेटा पड़ा हुआ भी है, पहले तो ये चेक कर लूँ मैं। EMPS, ठीक है, टेबल तो मुझे पास किया है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड तो काफ़ी है इसके अंदर, शो क्यों नहीं कर रहा। लेट मी चेक इन माई कमांड फर्स्ट के मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी लिखने में, ठीक है। @ID आ जाएगी आपके पास। ID का कॉलम भी आपने सही पास किया है या नहीं किया है, ये भी देखना पड़ेगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ID स्मॉल में है, ठीक है, आपने ये तो सही किया है। और यहाँ पे भी देख लेती हूँ एक दफ़ा मैं कि आपके यहाँ पे क्या किया हुआ है, गेट एम्प्लॉय ID। अच्छा, अगर हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इसको विदाउट स्पेसिंग इस तरह से लिख दें, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ID 2 तो है ही नहीं, 102 है, गुड, 102 कर लें, एंड देन नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड अगेन, एंड लेट्स सी आपके पास यहाँ पे 102 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास पूरा कमांड इस तरह से रन होके आउटपुट में दे रहा होगा, ठीक है। जो भी तो ID आप लिख रहे होंगे मेंशन कर दें साथ में, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, सही है। तो अब आपने करना क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आता है यूज़र या कोई भी कस्टमर आता है और आपसे कहता है कि मेरी स्टूडेंट ID ये है, मेरा रिकॉर्ड देख के बता दें कि मेरे पास कितना पेपर मेरा क्लियर है, क्या रिजल्ट है, क्या एग्जाम का स्टेटस है, तो आप वो भी लिख के बता सकते हैं इस तरह से। या फिर आपके पास कोई एम्प्लॉय आया है और एम्प्लॉय कहता है कि मेरी सैलरी करंट जो है इस महीने कितनी डिडक्ट हुई है, या जो भी रिकॉर्ड है मेरा, जो भी स्टेटस है मेरा, वो देख के बता दो, तो आप वो भी यहाँ से इस तरह से देख के उसको बता सकते हैं। जस्ट आपने लिखना होगा एग्जीक्यूट गेट एम्प्लॉय, और फिर आपके पास 102 या 105 जो भी उसकी ID है, वो ID डायरेक्टली लिखें और एग्जीक्यूट कर दें, पूरा रिकॉर्ड डिटेल सब कुछ उसका फैच होकर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास बैक एंड पे सारी क्वेरीज रन एक दफ़ा हो चुकी होंगी, कमांड आपने खाली यही लिखनी होगी बार बार एग्जीक्यूट वाली, आपको पूरा क्रिएट प्रोसीजर वगैरह बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाती है, आप हमारे पास वन टाइम कोड करके स्टोर करके रख लेते हैं, और बार बार जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपने खाली इसको एग्जीक्यूट करना है। समझ आ रही है इस चीज़ में, कोई कन्फ्यूजन है, एरर आ रहा है किसी का, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए अभी, क्योंकि उसके बाद अगर आपने आगे साथ कभी नहीं किया, डेफिनेटली जब आप आगे की लैब्स कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे यही चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, कि वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा भी काम करना है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर जाएं वापस। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। ये वाली कमांड चलाने के बाद स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर हो गया। देखिए अभी तक हमें 2 एग्जांपल्स कर ली हैं। पहले हमने नो पैरामीटर किया था, हाँ, फिर इनपुट पैरामीटर किया जहाँ पे हम आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, आप नेम भी पास कर सकते हैं, नेम का बना के। स्टोर प्रोसीजर्स विद आउटपुट पैरामीटर भी करना है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, अभी राफे आपने स्क्रीन शेयर कर दें, आप स्क्रीन ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है, देन देखते हैं आपको क्या एरर आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर करें ज़रा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। वन रॉ इफेक्टिव आपकी बार बार एग्जीक्यूट गेट एम्प्लॉय आपने क्या किया है, वेयर आई डी इज इक्वल टू @id और आईडी आपके पास 2 है। ठीक है, आपके पास ज़रा एग्जीक्यूट करें गेट एम्प्लॉय को दोबारा से। F5 प्रेस करिएगा। ठीक है, क्यूरी कंप्लीटेड विद एरर। अच्छा, आपके पास ना ये ऊपर जो है क्रिएट प्रोसीजर से पहले आपके पास इसको बैच में डाल दें, गो लगा दें। हाँ, क्रिएट प्रॉक से पहले नीचे वाले में, नीचे वाला जो गेट एम्प्लॉय ना उससे पहले, और नीचे आए, या फिर मुझे रिमोट एक्सेस दें, मैं आपको क्लिक कर देती हूँ बता के। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें अंदर से। इस तरह से क्यों आ रहा है? आपके पास टेबल में रिकॉर्ड किया है, पहले तो टेबल का रिकॉर्ड देखना है आपको। ठीक है, ए बी और ये आपके पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और अब आप अपने पास कर रहे हैं गेट एम्प्लॉय 2। ग्रेविटी में जाएं, गेट एस पी करें, इसको ज़रा रिफ्रेश करें। अच्छा, उसके बाद आपके पास 1 मिनट रुकें, इसको भी एग्जीक्यूट करें ज़रा, ये वाला भी चलें। ये ठीक आ रहा है। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करें इसको ज़रा। ठीक है, और enter here as base and extract from employees their id is equal to this। ठीक है, कोड में कोई मसला नहीं है। आपने यह है इसके अंडर मिलके गेट एम्प्लॉयज है ना आपका। couldn't find stroke procedures get emp। अच्छा, अंडरस्कोर नहीं है, सॉरी। आपका इनफाइनाइट जा रहा है ये प्रोसीजर।
एस किया है, बिगिन किया है, एंड भी किया है, ठीक है। ये देखें, आपने मेरे ख्याल से करा ये है शायद कि आपने दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके तो नहीं चला दिया है। मतलब जब एग्जीक्यूट किया होगा ना इसको रन करने के बाद, मेरे हिसाब से आपने इन दोनों को नहीं एक साथ तो नहीं कर दिया है। देखिए मैंने नहीं दूसरा आपके मैम, सामने, ठीक है, मैंने आपके सामने अलग ठीक है, अलग ही करा था। देखते हैं इसी कमांड चलाते हैं। एक काम करें, इसको राइट क्लिक करें, ये जो आपके पास से बना हुआ है ना, इस पर राइट क्लिक करके इसको खोलने, ज़रा मैं बताती हूँ। इसमें आपके पास कमांड्स भी आ सकती हैं। इसको एग्जीक्यूट करें।